नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें बिना ब्रेक के, और खबरें होंगी कट टू कट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। आज छेड़खानी से साइकिल सवार स्कूली छात्रा की मौत हो गई। बाइक सवार मनचलों ने छात्रा के दुपट्टे को खींचा था, जिसके बाद लड़की हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई है। मनचलों के तीसरे साथी ने छात्रा को बाइक से कुचल दिया। बाइक की चपेट में आने से छात्रा का सिर फट गया, उसका जबड़ा टूटा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मनचलों के आतंक की ये जानलेवा तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जरा सोचिए कि सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो क्या होता। क्या इस पूरे हादसे का सीक्वेंस आप देख पाते? क्या आप मनचलों की करतूत को देख पाते? मृतक छात्रा की जान लेने के आरोपी दोनों मनचले शाहबाज और अरबाज सगे भाई हैं, जबकि उसके तीसरे साथी फैजल ने साइकिल सवार छात्रा के गिरते ही उस पर बाइक चढ़ा दी थी। मृतक छात्रा के घर वालों के मुताबिक तीनों आरोपी उनकी बेटी को आते जाते परेशान किया करते थे। आरोपियों को पकड़ने की कोशिश छात्रा के पिता ने कई बार की, लेकिन तीनों उनकी पकड़ में नहीं आए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी रोमियो सेल आखिर कहां है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर पुलिस मनचलों पर नकेल कसने का दावा कर रही? इधर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस घटना पर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। कैसे ये शोहदे इस लड़की को छेड़ते, देखिए आगे ये जो बाइक सवार हैं वो पहले इस लड़की के दुपट्टे को खींचते हैं। देखिए लड़की का दुपट्टा यहां पर है और ये बाइक सवार, ये छेड़ने वाले लड़के, ये दोनों सगे भाई हैं, और पीछे से इनका एक और साथी है वो आ रहा होता है, और फिर आप देखिए कि कैसे छात्रा जो है वो बाइक की चपेट में आ जाती है और फिर उस छात्रा की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इन दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा वाहवाही लूटी जा रही थी, वो आखिर कहां है? और अगर वो है तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? आप देखिए ये यहां पर ये भाग रहे हैं और ये पीछे से एक और बाइक सवार आता है और ये कुचलकर चला जाता है। अब इन सब में इस छात्रा का क्या दोष है या लड़की का क्या दोष है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इस तरह के शोहदों पर या इस तरह के रोमियोस पर कब लगाम लगेगी, ये सवाल बड़ा है। इस पर रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं जरा वो देखिए। नैन्सी वर्मा पुत्री शोभाजीत वर्मा विद्यालय पढ़ने गई थी रामराज इंटर कॉलेज हीरापुर। पढ़ करके शाम को लगभग 3:30 पे घर जा रही थी। हीरापुर बाजार में ही रोड पे बाइक सवार 2 नवयुवक बगल से आए, दुपट्टा खींचे। अब वो अनियंत्रित होकर लड़खड़ा के बीच सड़क गिर गई। जैसे गिरी, पीछे से बाइक सवार युवक जो है बाइक चढ़ा दी उसके ऊपर, जिससे सर में गंभीर चोटें आई, जबड़ा टूट गया और उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। जो बाइक से दुपट्टा खींचे उस पर शाहबाज अरबाज पुत्रगण जमाल निवासी हरसंहार थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर, और पीछे से जिसने रौदा फैसल पुत्र अज्ञात निवासी आरिफपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर। क्या इससे पहले भी शिकायत उसने की थी कि किसी की छेड़खानी होती है? जी, इससे पहले भी शिकायत की थी। ध्यान देते थे पिताजी उनके, लेकिन कभी जो है कोई पकड़ में आया नहीं था। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीरें देखने के बाद सबसे पहला सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए साहब शोधों को तो तकरीबन ना के बराबर कर दिया गया पूरे राज्य में, आखिर वो स्क्वाड कहां है? आखिर ये मनचले कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि यहां पर मनचलों की उस बदजुर्रत की वजह से एक छात्रा को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। देखिए बिल्कुल ये सवाल वहाँ के लोग भी उठा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें कैद हुई हैं और जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि ये आज की घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की चीजें हर रोज वहां पर होती हैं। जब भी स्कूल की छात्राएं जाती हैं स्कूल, उसके बाद जब वो वापस आती हैं इस तरीके से मनचले इकट्ठा हो जाते हैं और कई बार पुलिस में भी शिकायत की गई है। एक बार कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे, लेकिन बाद में फिर वही मामला हो जाता है कि हर चीज को लाइट में लेने की पुलिसकर्मियों की आदत होती है, जिसके चलते हादसे होते रहते हैं। न केवल अंबेडकर नगर बल्कि प्रयागराज में भी ऐसा जो हादसा हुआ था जिसमें अभी एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसमें भी जो चीजें थी उसके बैकग्राउंड में यही निकल कर सामने आई थी कि कुछ मनचले उसकी बहन छेड़ रहे थे, और केवल एक बार नहीं छेड़ रहे थे बल्कि हर वो छात्रा जो उस रास्ते से निकल कर जाती थी वहां पर मनचलों का जमावड़ा रहा करता था। तो ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड जिसको एक्टिव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, और वो काफी गंभीर भी है। राज्य सरकार इस मसले को लेकर बहुत गंभीर है और जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बैठक होती है मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर पुलिस अधिकारियों को ताकीद भी करते हैं, लेकिन जिलों के अफसर शायद इस चीज को संजीदगी से नहीं ले रहे, जिसके चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि अंबेडकर नगर में घटना होने के बाद आरोपियों को अब कार्रवाई किस तरह से की जाती है? मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं दूसरी
लड़कियों के साथ भी होती हैं, तो उसे कैसे रोका जाएगा, सवाल इस बात को लेकर है। कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए मनीष, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि आफत काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारी बारिश से कई जिले सैलाब की चपेट में है। उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, सबसे ज्यादा बाढ़ से हाहाकार यही मची है। इसके अलावा धार, देवास, इंदौर, आसमान से मानो आफत बरस रही हो। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, लोगों को जरूरत के सामान दिए जा सके। लेकिन अभी तक वो तमाम कोशिशें उतनी मुकम्मल साबित नहीं हो रही है, क्योंकि ये कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सबसे मुश्किल भरे हालात तब और बन जाएंगे जब ज्यादा बारिश होगी, और मौसम विभाग कह रहा है कि आज भी भारी बारिश होगी। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं, जहां ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गली मोहल्ले सब कुछ पानी में डूबा हुआ कैसे नजर आता है, आप इन तस्वीर में देखिए। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात भी कर दिया गया है, जिससे कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि लोग ऐसे अपने घरों में कैद हो चुके हैं जैसे अब उनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं, सिर्फ वो वहीं रह पाएंगे जब तक पानी का बसेरा इस तरह से रहेगा। और ऐसे में लोगों के लिए अब सिर्फ एक प्रशासन उम्मीद की किरण है, जो कि आप तस्वीरों में देखें कि प्रशासन कोशिशें भी कर रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। आपको बता दें, खंडवा के धमन गांव में बाढ़ में ट्रैक्टर सवार बह गए। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश की जा रही थी। उपनाती पुलिया में जबरदस्त तो खंडवा की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, और देखिए यहां पर क्या हालात है। अब मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा में बाढ़ और बारिश ने कैसे कोहराम मचाया है। अब आप इसकी तस्वीरें देखिए। ये उपनाती पुलिया से ये ट्रैक्टर कैसे निकल रहा है। यहां पर ये ट्रैक्टर निकलने की कोशिश करता है, ये पुलिया के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो रहा है और यहां पर ये ट्रैक्टर के लोग बह जाते हैं। ट्रैक्टर चूंकि बहुत भारी भरकम होता है, तो ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इस पानी के बहाव से ये निकल जाए, और शायद ये लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे पहले भी पूरे देश भर से बाढ़ बारिश में पुलिया को पार करते हुए ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, लेकिन लोग सबक नहीं लेते। और उसके बाद देखिए कि कैसे यहां पर बहादुरी के चक्कर में कई बार जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर पर जितने भी लोग सवार, देखिए यहां पर 4-5 लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी लापता हो गए। 2 लोग पानी के बहाव में बह चुके हैं, जिनके बारे में अभी कोई अता पता नहीं है, जिनको लेकर आगे जाकर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। खंडवा के आसपास के इलाके में मां नर्मदा बहती है और यहीं पर नर्मदा नदी चूंकि रौद्र रूप दिखा रही है, तो रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पुलिया थी वो ओवरफ्लो होने लगी, और इसी के चलते ये हादसा जो है वो सामने आया। इस बीच एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भारी बारिश। सैलाना में केदारेश्वर झरना उफान पर है। झरने के रौद्र रूप का वीडियो सामने आया, जहां भगवान केदारेश्वर का मंदिर जलमग्न हो चुका है। झरने के तेज बहाव से भगवान केदारेश्वर का प्राकृतिक जलाभिषेक हो रहा है। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न दिखाई दे रहा है। झरने में अचानक आए उफान के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने सभी पिकनिक स्पॉट्स और जल स्रोत पर पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई बार इस तरह के पर्यटन स्पॉट पर जब लोग पहुंचते हैं तो हादसे सामने आते हैं, और उससे बचने के लिए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए। हालांकि लोग इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए खुद नदी वहां पर पहुंची है। इन सबके बीच में मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से जुड़ी ये 10 तस्वीरें एक साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें, उज्जैन, इंदौर, दमोह, खंडवा, बुरहानपुर, धार, देवास, खरगोन, शाजापुर, राजगढ़, इन तमाम जगहों पर बाढ़ बारिश से स्थिति कैसी है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में कई ऐसे डैम हैं जो कि ओवरफ्लो होने लगे हैं और गेट खोलना पड़ा है डैम का। नदी नाले उफान पर है। कई शहरों में अचानक पानी बढ़ने से लोग भी फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हालातों की समीक्षा की है और अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। और मध्य प्रदेश में कहां कितनी बारिश हुई है अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले धार को आप देख लीजिए। धार जहां पर 181 mm बारिश हुई है और ये पिछले 1-2 दिन की बारिश की वजह से इतना ज्यादा हाल जो है वो बेहाल हो गया। इसके अलावा बात खंडवा की करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि खंडवा के पास नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ पर 122 mm बारिश हुई और उसके चलते पूरा शहर जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है। रतलाम की बात करते हैं, यहाँ पर 96 mm बारिश हुई है। इसके अलावा खरगोन की बात करते हैं, 82 mm बारिश हुई है और ये
पिछले 2 या 3 दिनों की बारिश का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते पूरा इलाका जो है वो पानी से सराबोर हो गया। बात इंदौर की करते हैं। इंदौर में पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर जारी है और यहां पर 68 mm बारिश हो चुकी है। सबसे साफ शहर इस वक्त बाढ़ की और बारिश की मार झेल रहा है। बड़ी बात यह है कि इंदौर के आसपास में नदियां भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद नदी नाले उफान पर आ गए। इधर भारी बारिश से इंदिरा सागर बांध लबालब हो गया। सीजन में पहली बार इस डैम के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर पहली बार सीजन के पानी को इतना बढ़ता हुआ देखा गया। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खंडवा की ये तस्वीरें हैं और नर्मदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि इस पर बना हुआ डैम कैसे पानी बढ़ जाने की वजह से इसके गेट खोलने पड़े, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। हालांकि इस बार इतनी बारिश नहीं हुई थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर पर गए थे माथा टेकने के लिए कि राज्य भर में बारिश हो जाए। उसके बाद ये बारिश का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब लोग कह रहे हैं कि ये बारिश थम जाए। किसानों के लिए राहत यहां भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कई फसलें पानी के तेज बहाव में खराब हो चुकी हैं। लेकिन अब आसरा जो है वो सिर्फ भगवान का ही लोगों को नजर आता है, ताकि ये बाढ़ बारिश का जो सितम है वो कम हो जाए। और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जलगांव में हटनूर डैम के 41 गेट खोल दिए गए। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जलगांव के हथनूर डैम में 41 गेट खोल दिए गए। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट है। अलर्ट क्यों, यह आप देखिए। तापी और पूर्णा नदियों में बाढ़ आ चुकी है और इसी के चलते हथनूर डैम पूरी तरह से लबालब भर चुका था और उसके बाद मजबूरन इस गेट को खोलना पड़ा, जिसके चलते निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जरा पानी की गर्जना को आप सुनिए। जब डैम का गेट खोला गया तो कितने तेज वेग से ये पानी आगे बढ़ रहा है। और गुजरात की बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम से भी पानी को छोड़ना पड़ा। तेज बारिश की वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बांध के कई दरवाजे खोले गए। अब आपको सरदार सरोवर डैम की तस्वीरें दिखाएंगे। गुजरात का सरदार सरोवर डैम, जहां से पानी को छोड़ा गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत तो दिखती हैं जब डैम से इस तरह से पानी बहता है। कई लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते भी हैं, लेकिन इससे आप मुश्किलातों का अंदाजा लगाइए। डैम एक क्षमता के साथ बनाया गया होता है, जहां पर पानी अगर एक निर्धारित लेवल से ऊपर पहुंच जाए तो उसके बाद उसके गेट खोलने पड़ते हैं। और ऐसा तब होता है जब पानी को लेकर स्थिति विकराल हो चुकी हो। और जब ये पानी छोड़ा जाता है तो ये कई निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है और इससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हालांकि ये तस्वीरें खूबसूरत जरूर हैं। सरदार सरोवर डैम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात में इस बार पूरे मानसून के सीजन में जबरदस्त बारिश होती रही और इसी के चलते बाढ़ बारिश के सितम को गुजरात वासियों ने बहुत ज्यादा झेला है। और अभी भी लेट मानसून के वक्त में भी स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है, जब पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से आफत देखने को मिली। जलस्तर बढ़ने से माही बांध के गेट खोले गए। बाढ़ की आशंका के चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है और ये माही डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माही डैम को कैसे खोलना पड़ा और उसके बाद स्थिति क्या रही, आप ये देखिए। ये किसी जलप्रपात सा पूरा मंजर नजर आता है, जहां पर डैम पूरी तरह से पानी से भर चुका है और यहां से जब गेट खोले गए तो पानी का वेग कितना तेज है आप देखिए। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुसीबतें लोगों के लिए लाता जाएगा। आसपास में जो छोटी मोटी नहरें हैं या जो सपोर्टिंग नदियां हैं वहां पर पानी का स्तर बढ़ जाएगा और कई बार ये देखने को मिला है कि लोगों के घरों तक में पानी चला जाता है। और तेज बारिश के बीच कैसे अलग अलग राज्यों में डैम के गेट खोले गए, इसकी 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हथनूर डैम सबसे पहले आप जो तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर डैम के गेट खोले गए। पहली बार इस बारिश के सीजन में ऐसा हुआ जब इंदिरा सागर डैम के गेट खोले गए। बारिश अच्छी खासी हुई नहीं थी इस बार मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में, लेकिन अब बारिश से सराबोर है मध्य प्रदेश के कई शहर। इसके अलावा सरदार सरोवर डैम की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि गुजरात केवड़िया की है, और राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर माही डैम के गेट खोले गए।
एक साथ सभी गेट खोल दिए गए थे, जिसके चलते पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बात करें तो उफान पर है गंगा नदी और नदी के तेज धार में यात्रियों से भरी बस फंस गई। कई घंटों तक पानी के बीच यात्री फंसे रहे। जेसीबी के जरिए सभी को रेस्क्यू किया गया। अब रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पानी का तेज बहाव, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और यहां से बस ने सिर्फ इतनी हिमाकत की कि वो सरपट अपने रास्ते सीधे निकल जाए। अब चूंकि पानी का बसेरा था तो बस आगे निकल नहीं पाई, यहां पर बस फंस गई और यहां पर बहुत सारी सवारियां बस के अंदर मौजूद थी। तो ये मुश्किल भरे हालात सवारियों के लिए थे। आखिरकार बाद में जेसीबी की मदद ली गई और उसके चलते लोगों को निकाल लिया गया। बिजनौर की घटना की ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये बस यात्रियों को लेकर हरिद्वार जा रही थी, लेकिन ड्राइवर की जिद ने लोगों को बीच मझधार में कैसे फंसा दिया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश से स्थिति यहां पर भी विकराल नजर आती है। लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पानी निकासी के लिए गेट डैम के खोले गए। यहां हीराकुद डैम के गेट खोलने पड़े। नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नरसिंहपुर में बाढ़ के चलते मां भट्टारिका का मंदिर भी डूब गया। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। महानदी तट के पास इस मंदिर में अक्सर मानसून के मौसम में ऐसी बाढ़ आ जाती है। डैम के और गेट खोले जाने पर मंदिर और भीषण रूप से जलमग्न होने की आशंका जाहिर की जा रही। अभी कुछ हिस्सा मंदिर का जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर डैम के गेट और खोले गए तो महानदी का रौद्र रूप और देखने को मिलेगा और इसके चलते हो सकता है कि मंदिर के निशान भी यहां पर दिखाई ना दे जब तक वाटर लेवल नीचे ना आए। ये तस्वीर आप देखिए, भट्टारिका मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर पानी घुस चुका है। अभी इस वक्त अगर कोई श्रद्धालु जाना चाहे तो वो जा नहीं पाएंगे। एहतियातन मंदिर को बंद भी कर दिया गया, लेकिन सबसे विकराल स्थिति तब हो जाएगी जब डैम के और गेट खुलेंगे। अब ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ओडिशा में आसमानी आफत की ये दो तस्वीरें, जिसमें आप देखें कि कैसे हीराकुद डैम के गेट खोले गए और उसका असर भट्टारिका मंदिर पर देखने को मिला। और न सिर्फ इस मंदिर तक ही असर सीमित है, बल्कि इसके डूब क्षेत्र वाले तमाम इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तो ऐसे हालात देखने के बाद लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कभी कभी खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ाने वाली ये तस्वीरें होती हैं। अब चूंकि लेट मानसून है, सितंबर का महीना है, लोग ये कह रहे हैं कि जितनी बारिश हो सकती थी अब हो गई, अब कम से कम भगवान राहत दें। लेकिन यहाँ तो मंदिर खुद डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं। और चलिए अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और राज्यों का कौन कौन सा हिस्सा है जहां पर आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कहां रेड अलर्ट है, कहां ऑरेंज अलर्ट है। सबसे पहले रेड अलर्ट की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। बहुत से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात गुजरात की करें तो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के पूर्वी इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया और इन इलाकों में तेज बारिश का दौर आज भी जारी रह सकता है, यानी कि आज भी राहत मिलने की उम्मीद इन इलाकों में नजर नहीं आती। अब उन राज्यों की बात करते हैं या उन इलाकों की बात करते हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ऑरेंज अलर्ट जिन इलाकों के लिए जारी किया गया उसमें महाराष्ट्र का मध्य क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, इन तमाम इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि भारी से थोड़ी कम बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान का पश्चिमी इलाका जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो रेड अलर्ट के मुकाबले थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन बारिश का दौर यहां पर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। आगे आपको दिखाएंगे अनंतनाग से आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन, लेकिन उससे पहले आप देखिए जिम में एक्सरसाइज करते करते कैसे आ गई मौत। गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर जिम में एक्सरसाइज करते वक्त एक शख्स ने दम तोड़ दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शख्स ट्रेडमिल पर दौड़ता दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज करते करते वो पहले रुकता है और फिर सीधा ट्रेडमिल पर गिर जाता है। इस दौरान उसके दो साथी उसे उठाने आते हैं। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत हुई है। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। और अगली खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी यह बड़ी खबर है। अनंतनाग में आतंक पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। 5वां दिन है और 5वें दिन ड्रोन से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है।
एक आतंकी ढेर हो चुका है, जबकि 2 आतंकियों की तलाश जारी है। गैडोल फॉरेस्ट रेंज में ड्रोन से 2 शव नजर आए हैं। सेना ने साफ कर दिया, अनंतनाग में ऊंची घनी पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के खात्मे के बिना यह ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। 5वां दिन हो चुका है, 5वां दिन शुरू हो चुका है और 5वें दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है। हमने अपने देश के 3 बड़े अधिकारियों को खोया है और ऐसे में उनकी शहादत का बदला लेने के लिए सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ड्रोन से आतंकियों की तलाश कैसे की जा रही है। ये ड्रोन देखिए आप, ये हवा में उड़ता हुआ ड्रोन दरअसल लोकेट कर रहा है उन आतंकियों को और बताया जा रहा है कि एक आतंकी की इस घनी घाटी में छिपे होने के बावजूद मौत हो चुकी है। बाकी 2 आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से, अत्याधुनिक ड्रोन के माध्यम से 2 शव भी देखे गए। तो अभी फिलहाल इस बात को लेकर ये चीजें ढूंढी जा रही हैं कि कहां और छिपे हो सकते हैं और यहां पर तमाम जो चीजें हैं, अत्याधुनिक चीजें, उसका इस्तेमाल करते हुए सेना इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। लगातार जिस तरीके से हाईटेक न्यू टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, इसमें फिर चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हो, क्वाडकॉप्टर्स हो, हेक्साकॉप्टर्स हो या हेरोन हो, तो उसी के चलते जो है यही माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इन छुपे हुए मिलिटेंटों को मार गिराया जाएगा। एडीजीपी का भी दावा है कि जल्द से जल्द उन मिलिटेंटों को मारा जाएगा, जो कि उज़ैर खान एक यहीं का व्यक्ति है। ओजीडब्ल्यू था पहले, लेकिन 2022 से सक्रिय है। फिर लश्कर के रैंक में जो है गाइड का काम करता है और यही माना जा रहा है कि उसके स्थानीय होने का फायदा उठाया है और वो जानता है इस पूरे इलाके को, वाकिफ है हर एक गली कोचे से, और उसी के चलते यही है कि इस ग्रुप का वो एक गाइड है जिसने गाइड किया है कि कहां से जाना है और कहां पर रहना है। फिलहाल हाइड आउट वहां पे बस्ट किया गया है कल सुरक्षा कर्मियों द्वारा और अभी भी जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। यावर सैफी की आपने रिपोर्ट देखी जो आपसे कुछ देर पहले की, और यावर सैफी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। यावर, इस वक्त ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि आज ऑपरेशन का 5वां दिन और पूरा देश इंतजार कर रहा है, जिससे जिन आतंकियों की वजह से हमने अपने देश के वीर सपूतों को खोया, उन आतंकियों का खात्मा जल्द से जल्द हो। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए बिल्कुल अभी भी ये ऑपरेशन जो चल रहा है लगातार 5वें रोज भी इन गन्ने जंगलों में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कल जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा सुरक्षा बल के जवानों को, क्योंकि जो मौसम खराब हुआ, जो तेज़ बारिशें हुई, उसकी वजह से जो है ऑपरेशन कुछ समय के लिए हॉल्ट किया गया, लेकिन फिर से जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। और लगातार सुबह से ही हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है गोलाबारी इन जंगलों से हो रही है। यही माना जा रहा है कि अप्रोचिंग स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं सुरक्षा बल के जवान, चूंकि अभी भी जो है मीडिया को कुछ दूर रखा गया है स्पॉट से। सुरक्षा के कारण जो है ये सारे जो स्टेप्स है वो लेने पड़े, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सुनिश्चित किया है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इस ऑपरेशन में छुपे हुए हैं, इन जंगलों में छुपे हुए हैं। और इसके बाद से जो है एक लोकल गाइड जिसका नाम उज़ैर है, जो कि लश्कर का ही ओजीडब्ल्यू माना जा रहा था, और यही वजह है कि आतंकियों को इस घनी घाटी में छिपने के लिए मदद मिल पा रही है आसानी से। आप नजर बनाए रखिए यावर, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनंतनाग में आतंकियों के एनकाउंटर पर तेज होती सियासत की। अनंतनाग एनकाउंटर पर विपक्षी सियासत गर्मा गई। ओवैसी केजरीवाल के सवाल ये कि चुप क्यों है प्रधानमंत्री। एनकाउंटर के जिक्र में पाकिस्तान से मैच का भी हवाला दिया गया। अब ये देश की रवायत रही है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी सियासत देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे देश के जवान अभी आतंकियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से अपना जी जान और सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। हमने अपने 4 देश के वीर सपूतों को खोया है, 3 बड़े अधिकारियों को खोया है, लेकिन इस पर सियासत का ये एक पहलू देखने को मिल रहा है। जब ओवैसी और अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इस पर चुप क्यों है। ओवैसी तो आगे बढ़ते हुए ये कहने लगे कि 370 से क्या हल निकला, उसका क्या असर हुआ। हालांकि बदलते कश्मीर की तस्वीर कई बार देखने को मिली, लेकिन आतंकी घटनाएं जब होती हैं तो इस पर मरहम लगाने की बजाय इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये हमारे देश के सियासतदान इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने रखते हुए एनकाउंटर के दौरान मैच जो हो रहा है उसका भी जिक्र किया गया। हालांकि सियासतदानों के इन सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और सबसे मजबूत पहलू ये है कि हमारे देश के वीर सपूत लगातार आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं घाटी में और उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौजूदा जो ऑपरेशन चल रहा है अनंतनाग में, इसके 5वें दिन भी सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है। वो आपने सियासत की
तमाम बारीकियों को देखा। अब यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये सेना के ऑपरेशन की तस्वीर है। ड्रोन के माध्यम से कैसे निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे में आतंकियों की तलाश की जा रही है। यहां पर कुछ लाशों को देखा गया है, कहा जा रहा है कि एक आतंकी ढेर हो चुका है, बल्कि 2 आतंकियों को अभी तलाशा जा रहा है और जल्दी जहन्नुम का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते फैशन पास में दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हुआ। मुस्लिम महिला ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी है। मौलवी के कहने पर मुस्लिम महिला ने नमाज पढ़ी है। महिला के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने पर विरोध दर्ज करवाया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम महिला ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने भड़काया था। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन इसकी संवेदनशीलता समझिए, इससे सौहार्द कैसे खराब हो सकता था। मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल जहां पर हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं और वहां पर इबादत करने के लिए महिला पहुंच गई। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये भड़काया क्यों गया था, क्या जानबूझकर सौहार्द खराब करने की कोशिश थी। ये बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? क्या कर रही है? ठीक है अनुराग, ये बुता क्षेत्र इलाका है, केसरपुर गांव है, जहां पर शिवगंगा मंदिर है। वहां पर 2 महिलाएं, सबीना और जो दूसरी महिला बताई जा रही है उसका नाम नजीरा है। दोनों माँ बेटी बताई जा रही हैं। दोनों दिन में नमाज करने पहुंची थी, जहां पर कुछ लोगों ने जब उन्हें देख लिया, उनकी वीडियो बनाई, उनकी पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि सिद्धपुर मजार, जो कि चमन शाह की मजार मानी जाती है, वहां के एक मौलाना है, उन्होंने उन्हें यहाँ पर नमाज अदा करने को बोला था। अपना गांव छोड़कर वो इस मंदिर में नमाज अदा करने आई थी। हालांकि इस मामले की पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 2 नाम सबीना, नजीरा और तीसरा अज्ञात जो मौलाना है, उनके नाम FIR दर्ज की गई है। जो जानकारी मिल पाई है, माहौल खराब करने की कोशिश की कवायद का ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बरेली सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ऐसे में 2 महिलाएं अगर अपनी मस्जिद छोड़कर मंदिर में नमाज अदा करने पहुंची हैं, तो एक साजिश हो सकती है, ऐसा पुलिस मानकर चल रही है प्रारंभिक तौर पर। हालांकि पड़ताल अभी जारी है। गांव वालों ने कुछ वीडियो बनाए थे, वो भी पुलिस को मुहैया कराए हैं, जिसमें एक महिला अंदर बैठी हुई नजर आ रही है मंदिर प्रीमाइसेस में, दूसरी महिला मंदिर के अंदर नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाद में ग्रामीण जो पूछताछ कर रहे हैं उसका भी वीडियो बनाया गया है, वो भी पुलिस को दिया गया है। पुलिस अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है, साथ ही मौलाना को भी हिरासत में। ठीक है मनीष, इसमें बहुत सारे सवाल है और इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। ये समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं, दरअसल इसका जवाब मिलना जरूरी। मोनू मानेसर के चौंकाने वाले वीडियो की, दरअसल मोनू मानेसर के वीडियो ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था मोनू मानेसर, ये जानकारी मिली है। मोनू से जब्त मोबाइल में पुलिस को बकायदा एक वीडियो मिला है। गैंगस्टर लॉरेंस से वीडियो कॉल करता हुआ मोनू नजर आ रहा है। किस तरीके से सिग्नल ऐप पर 38 सेकंड का ये वीडियो कॉल बताया जा रहा है, जिसमें देखिए मोनू मानेसर लॉरेंस गैंग के साथ, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बात कर रहा है। ऐसे में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर के वीडियो कॉल में कोई ऑडियो सुनाई तो नहीं दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह दावा जरूर किया जा रहा है कि मोनू ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ये वीडियो कॉल किया था। वो गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन अब इस पूरे वीडियो ने, क्योंकि उसमें सुनाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि ऑडियो नहीं है, सिर्फ ये वीडियो है। अब पुलिस के इस वीडियो को देखने के बाद से नींद उड़ गई है कि आखिर मोनू किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। और अब खबर दिल्ली को पीएम मोदी से आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली को आज यशोभूमि की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। यशोभूमि के पहले चरण का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है यशोभूमि, जो दिल्ली को आज दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात। भारत मंडपम के बाद दिल्ली का दूसरा वर्ल्ड क्लास सेंटर यह है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका इलाके में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि 2 फेज में बनकर तैयार हो रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेरित, क्योंकि आज दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि जो सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर जो बना है, इसको दिल्ली को देंगे। कहां पर आप इस वक्त मौजूद है, वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और किस तरह की तैयारी की गई है इसको लेकर?
अब बिल्कुल देखिए कि इस वक्त मैं आईसीसी बाहर के मौजूद हूं, जिसे यशोभूमि भी कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद इस आईआईसीसी को जो वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यही वो भव्य वो आईआईसीसी बनकर तैयार हुआ है, जहां देखिए कि जिसके ऊपर आप एलईडी देख रहे हैं। ये एलईडी जो है ये भारत में सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां भारत के तमाम जो चित्रकारी है उसकी भव्यता का बखान किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसमें वर्ल्ड क्लास लेवल की तमाम व्यवस्थाएं की गई, चाहे तकनीकी तौर पर व्यवस्थाएं हो, इसकी सुविधाएं हो, या फिर इसमें जो तमाम जो इसकी जो कारीगरी की गई है वो भी भारत के तमाम पुरातन और संस्कृति को निकाल के जोड़ा गया है, जहां इसके पूरे तांबे का रूप बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा कन्वेंशन सेंटर जो है आईआईसीसी ये पूरा बनकर तैयार हुआ है, जो द्वारका के सेक्टर 25 में है। और यहाँ अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जो इसका उद्घाटन करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे के आसपास वो धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से वहां चलेंगे, जो द्वारका सेक्टर 25 पहुंचेंगे और वहां पे द्वारका सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी सीधे यहां पहुंचेंगे आईसीसी, जहां यहां पहुंचने के बाद जो 4 केंद्रीय मंत्री हैं वो उन्हें यहां उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे आईसीसी का वो दौरा करेंगे, वो घूमेंगे। उसके बाद इसका नामकरण करने के बाद विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने भाषण से लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। यानी कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको भव्यता दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये जिस एरिया में है इसके ठीक पीछे एयरपोर्ट है, और इसके ऊपर से जब फ्लाइट जब यहां से गुजरती है तो उसका तस्वीर जो होती है वो बड़ी ही मनमोहक होती है। कि देखिए, जिस तरीके से पूरा एलसीडी आप देख रहे हैं कि जो लगा हुआ है इसके पूरे रूफटॉप पे, और ये भारत का सबसे बड़ा जो है वो एलसीडी इसका बताया जा रहा है, स्क्रीन बताया जा रहा है, जहां ये यशोभूमि जो है ये पूरा तमाम जो वर्ल्ड क्लास की जो सुविधाएं हैं उससे तैयार की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा जो है वो एक्सपो सेंटर बनकर तैयार हो रहा है, जो आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से आपको बताना चाहूंगा तो पूरे इलाके में जो है सो पुलिस और प्रशासन की जो चुस्ती है, मुस्तैदी है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के भी तमाम आला अधिकारी मौजूद है, दिल्ली पुलिस बल मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। ये खबर बहुत जरूरी है और ये खबर हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित, और प्रीति भी जो अब तक